तो प्लेस ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई टैक्सेबल इवेंट लेविन कलेक्शन ऑफ जीएसटी में था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। 3 सेक्शन थे, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12। सेक्शन 10 हमें बताता है प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, सेक्शन 11 प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एंड सेक्शन 12 बताता है प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इन केस ऑफ सर्विसेज। तो हमने ये देख लिया था। अब आज हम अपना नया अध्याय, नया चैप्टर या नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो इसी का ही साथ कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलता है, और उसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। थोड़ा मुझे ब्रीफ बताना पड़ेगा पहले कि इन दोनों में क्या हल्का सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं दोनों। तो अब शुरू कर रहे हैं हम टाइम ऑफ सप्लाई। देखो, पहले थोड़ा सप्लाई का अगर मैं देखूं, सप्लाई में हमने पैरामीटर्स पढ़े, सप्लाई में स्कोप पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सप्लाई में हमें 2 चीजें पढ़नी होती है, प्लेस ऑफ सप्लाई और एक टाइम ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई हमें, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, प्लेस ऑफ सप्लाई हमें बताता है कि हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्सेस लगते हैं। या तो लगता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, अगर यूनिट टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी। दूसरा लगता है आईजीएसटी, इसके अलावा नहीं लगते। अब अगर ये जो टैक्स है, ये टैक्स लगते हैं किस पे? ये टैक्स लेवी होते हैं सप्लाई पे। और सप्लाई कब कहलाई जाएगी हमने पढ़ चुके हैं, स्कोप और पैरामीटर्स में। तो अब हमें ये पता है कि जो जीएसटी है, जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टेस्ट है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है कि जहां उस गुड्स की डेस्टिनेशन, वही जीएसटी लेवी होगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाला टैक्स लगाना है या ये वाला टैक्स लगाना है? तो हमें एक सवाल पूछना पड़ता है कि जो सप्लाई है, सप्लाई इंटरस्टेट है या इंट्रा स्टेट है? ये मैं पढ़वा चुका हूं, ये मैं रिवाइज करवा रहा हूं। अब अगर वो सप्लाई इंटर स्टेट हुई तो उस पे आईजीएसटी लगेगा, और अगर वो इंटरा स्टेट हुई तो उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगेगा। अब एक सवाल आता है कि हम कैसे डिफाइन करें, कि हमें कैसे पता लगेगा कि अगर एक सप्लाई हुई है, क्या वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है? ये हमने प्रोविजन ऑफ सप्लाई में सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 10, 11 और 12 प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ लिया। हमने देखा कि अलग अलग केसेस में, अलग अलग कंडीशंस पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी। अब टाइम ऑफ सप्लाई आता है हमारा। टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई ये बताएगा सीजीएसटी एक्ट 2017। जितने भी हम सेक्शंस पढ़ेंगे, सब सेक्शंस पढ़ेंगे, दैट विल बी कम अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017। थोड़ा सा हार्ड है ये समझना टॉपिक, बट इजी तरीके से, ग्राफ्स के तरीके से हम इसको समझेंगे। तो पहले इसका मतलब समझते हैं। देखिए होता क्या है कि आपने एक सप्लाई करी। सप्लाई किसकी करी? आपने सप्लाई करी गुड्स एंड सर्विसेज की।
ठीक है। तो ये क्या हुआ, सप्लाई क्या हुई, जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट हुई। ये तो हमने पढ़ लिया। इसका मतलब जब आप गुड्स एंड सर्विसेज की सेल कर देते हो तो तब यहां पे ये हम टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। पर एक सवाल आता है यहां पे कि हमें ये तो समझ आ गया कि इस जो हमने सेल करी गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई है और सप्लाई की वजह से ये टैक्सेबल इवेंट कहलाएगा किसका, जीएसटी का। अब हमें बात ये आती है कि जो हमें ये तो पता है कि जीएसटी यहां पे लगेगा, बट कब लगेगा, क्या वो लगेगा सप्लाई ऑफ गुड्स के टाइम पे, सप्लाई हमें जब रिमूवल किया गुड्स का, रिमूवल ऑफ गुड्स के टाइम पे लगेगा, या वो इनवॉइस बनाते हुए लगेगा, या वो पेमेंट रिसीव्ड के टाइम में जीएसटी लगेगा। जीएसटी विल बी लेवी, व्हेन जीएसटी विल बी लेवी। हमें ये तो पता है कि जीएसटी लगेगा, बट कब लगेगा वो हमें इसमें जानना है। देखो मैं क्रोनोलॉजी बनाता हूं। सप्लाई ने हमें बताया कि टैक्स लगेगा, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई ने बताया कि नेचर ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा। टाइम ऑफ सप्लाई बताएगा कि टैक्स कौन सी पोजीशन पे लगेगा। ये क्रोनोलॉजी है, ठीक है। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि टैक्स लगेगा सप्लाई पे, नेचर ऑफ टैक्स कब लगेगा, कौन सा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा, ये हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि कब लगेगा, कब हमारी लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी अराइज। क्या बोला मैंने, टाइम ऑफ सप्लाई will decide the actual time when the liability of GST arise, will arise। दूसरा बताएगा एग्जैक्ट टाइम टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ जीएसटी। हमें ये तो बता दिया इसने कि जीएसटी आपको या तो सप्लाई रिमूवल पे देना है, या इनवॉइस से पहले देना है, या पेमेंट के बाद देना है, ये तो हमें पता लग गया। बट कितने टाइम के अंदर देना है, 60 डेज, 30 डेज, 20 डेज, वो भी हमें टाइम ऑफ सप्लाई बताएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये तो इसका क्या था, एक ब्रॉड सा इसका ओवरव्यू था। अब हम देखेंगे कि इसके कंटेंट्स क्या है जो इस यूनिट में, यूनिट तो नहीं टॉपिक है ये, बट जीएसटी के अंदर टॉपिक ही यूनिट से कम नहीं होते, चैप्टर से कम नहीं होते। तो इसमें हम पढ़ेंगे, मैं ये चैप्टर जो है ना बहुत ही बड़ा है, लाइक 50 to 60 पेजेस कवर करता है, ऊपर से थोड़ा हार्ड भी हो जाता है। तो हम इसको इजी तरीके से समझेंगे कि मेमोराइज की ट्रिक समझेंगे कि आसानी हो। तो कंटेंट्स क्या है इसमें, पहले हम वो कंटेंट्स देख लेते हैं कि कंटेंट्स हमें क्या पढ़ने हैं। पहला हमें पढ़ना है सेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, जो हमें बताएगा टाइम ऑफ सप्लाई। वापस अब सप्लाई का मतलब यहां पे क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। इन केस ऑफ गुड्स
सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 13-12 ये सारे इसकी है, सीजीएसटी एक्ट 2017। सेक्शन 14 हमें बताएगा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन दी रेट किसका? ऑफ जीएसटी। जब जीएसटी के रेट में अमेंडमेंट्स आ जाते हैं कि कोई पहले यूनिट या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या गुड्स 28% में आता था, वो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके भाई 18% में ले आई। ठीक है ना, ये तो हमने जानते हैं। तो ये कंटेंट है, ये पढ़ना है, ये पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर खत्म। 3 जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई में था वैसे टाइम ऑफ सप्लाई 10, 11, 12, 12, 14। तो आज हम करते हैं सेक्शन 12। अच्छा, सेक्शन 12 पढ़ने से पहले आपको 2 चीजें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये बार बार परेशान करेगा इस चैप्टर में। और एक सेक्शन 31 भी है हमारे पास। सेक्शन 31 जो है, हम इस चैप्टर में तो थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे जितना में काम है, बट जो आगे वाला टैक्स इनवॉइस वाला अगर हम चैप्टर देखेंगे यूनिट 4 में, तो उसमें हम अच्छी तरह इसको ब्रॉड में वापस से पढ़ेंगे। तो अब समझिए कि अब हमें 2 चीजें पढ़नी है, 2 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस चैप्टर में आपको बार बार परेशान करेगी, और इसको क्लियर करना स्टार्टिंग से ही जरूरी है। देखो, 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज और एक होता है रिवर्स चार्ज। तो पहले फॉरवर्ड चार्ज जानते हैं। देखो सुनना, ये सप्लायर है, सप्लायर गुड्स और सर्विसेज को बेचता है। किसको? सप्लायर सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज। किसको? रिसिपिएंट को। बदले में ये कंसिडरेशन देता है, तभी सप्लाई मानी जाएगी। या डीम सप्लाई हमने पढ़ा थे, प्रोविजंस क्या होते हैं उसमें, फर्दरेंस और कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये इसको देता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन अभी कैसे देता है ये हम सेक्शन 15 में पढ़ेंगे अगले में, जो मैं बताएगा वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। कंसिडरेशन देता है, सब मनी देता है। अब जो ये मनी देता है, ये रिसिपिएंट इसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी देता है। मतलब अगर ये 10,000 रुपए इसमें दे रहा है कंसिडरेशन और 2,000 रुपए इसमें जीएसटी है, तो ये लायबिलिटी बनती है किसकी? सप्लायर की लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑफ सप्लायर टू डिस्चार्ज the GST collected to the government। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे ही होता है। रिवर्स चार्ज में उल्टा होता है। रिवर्स चार्ज में भी सप्लायर होता है, एक रिसिपिएंट होता है। अब सप्लायर सप्लाई तो करता है गुड्स एंड सर्विसेज, रिसिपिएंट इसको पैसा तो देता है, कंसीडरेशन तो देता है, बट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। मतलब अगर 10,000 रुपए की सामान था, उसमें से 2,000 रुपए टैक्स का था, तो 8,000 इसको मिलेंगे। और जो लायबिलिटी ऑफ जीएसटी है, लायबिलिटी ऑफ जीएसटी है, अब आ जाती है रिसिपिएंट के पास, ना कि सप्लायर के पास। उल्टा रिवर्स चार्ज, ये कुछ केसेस में होता है,
ये केसेस हम आगे और अच्छी तरह ब्रीफ में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक हल्का सा ओवरव्यू देना जरूरी था क्योंकि इस चैप्टर में बार बार ये आपको तंग करेगा। तो अब एक बात समझिए कि है क्या, ये तो हमने अब समझ लिया। अब हम सेक्शन 12 शुरू करते हैं, ठीक है। सेक्शन 12 बताता है, अच्छा मैं टीओएस लिखूंगा ना, हाँ समझ आना, टाइम ऑफ सप्लाई, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई में पीओएस, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई में टीओएस। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। इसका अगर आप देखोगे ना सिर्फ इसी का ही, तो इसका ही 20 पेज का आपको दे रखा है, 6 सबसेक्शन है, परेशान कर देंगे अच्छी तरह, ठीक है। तो सब सेक्शन 1 जो है, इसको समझना, इसका जो सब सेक्शन 1 है ना, ये बोलता है सीधा, एक सिंपल सी लाइन है सब सेक्शन 1 की, फालतू के पेज भरने वाली है, कि टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स इज डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग सबसेक्शन। ये सब सेक्शन 1 बोलता है। तो हमारा जो स्टार्टिंग होगी वो सब सेक्शन 2 से होगी। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, ठीक है। ये हमें बताएगा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, रिवर्स चार्ज, ओ सॉरी फॉरवर्ड चार्ज, ये वाले सिचुएशन में। समझना थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है, पर मैं इसे इतना इजी बना दूंगा कि मेमोराइज करने में इजी होगा। इसके मैं नोट्स भी आपको दे दूंगा, समझना। ये प्रोविजन बोलता है कि टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट फॉर सेल विच एवर इज अर्लियर। क्या ये बोलता है कि इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज time of supply will be decided by analyzing, क्या एनालाइज करेंगे? by analyzing invoice and payment। समझना कैसे, बहुत आराम से समझना, बहुत थोड़ा हार्ड आपको लगेगा, थोड़ा सा लगेगा इसमें टिपिकल, कि अगर हमें टाइम ऑफ सप्लाई जाननी है कि हमें कब अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, कब हमारे पास जीएसटी की लाइबिलिटी सर पे चढ़ के नाचने लग जाएगी, वो हम डिसाइड करेंगे इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब क्या है? समझना, आपको इनवॉइस और पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव मतलब सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, किसके पॉइंट से? सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू, सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है ना। अब समझना, इसमें भी 2 हेड है। इनवॉइस ड्रॉन बाय सप्लायर, डेट ऑफ इनवॉइस, और इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 ऑफ जीएसटी एक्ट। क्या बोलता है ये समझिए, बहुत ही थोड़ा टिपिकल आ गया मूवमेंट। पहले तो इसको समझिए, ठीक है ना। देखो सेक्शन 31 क्या बोलता है? सेक्शन 31 बोलता है कि अब हम सिर्फ इनवॉइस की बात करेंगे। हाँ, ये बोलता है कि इनवॉइस या अ सप्लायर सप्लाइंग taxable
goods and services shall issue an invoice बिफोर, इसमें बहुत सारे प्रोविजन है वो हम आगे देखेंगे, बट इस चैप्टर के लिए जो नीडेड है मैं उतना ही बता रहा हूं। और एट द टाइम ऑफ ए रिमूवेबल ऑफ गुड्स, इसका मतलब समझाऊंगा। अच्छा, गुड्स की बात करेंगे सिर्फ अभी, सर्विसेज नहीं। इन केस ऑफ मूवेबल, और दूसरा है डिलीवरी और मेकिंग इट अवेलेबल टू रेसिपिएंट in case of immovable goods। क्या मतलब है? देखो अभी हमें यहां पे दो चीजें कंपेयर करनी है, या तो इनवॉइस की डेट या पेमेंट रिसीप्ट की डेट। क्या बोला मैंने? इनवॉइस की डेट या पेमेंट रिसीप्ट की डेट। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। बट ये प्रोविजन कहता है रुको, अभी रुको, आपको और चीजें कंपेयर करनी है। कि इनवॉइस में आपको कंपेयर करना है कि डेट ऑफ इनवॉइस या तो होगा ड्रॉन बाय सप्लायर। क्या मतलब है समझो, इसका मैं आपको सिंपल सा मतलब समझाता हूं। कि एक सप्लायर है, आज 1 जनवरी है, ठीक है ना, इसने एक डील करी 1 जनवरी को ही रिसिपिएंट को 100 यूनिट्स बेचने की, ठीक है, 100 यूनिट्स की डील करी। ये रिमूव करता है, रिमूव मतलब निकाल देता है वो गुड्स को, 100 यूनिट्स को 5 जनवरी को सपोज। तो ये प्रोविजन क्या कहता है कि अच्छा अब सपोज करो कि इसने इनवॉइस शायद 3 जनवरी को ड्रॉ कर दिया हो, ठीक है ना। अच्छा क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 1 जनवरी को डील हुई, शायद 1 जनवरी को ही कर दिया हो, 2 जनवरी को कर दिया हो, ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। शायद 3 जनवरी को, शायद 4 जनवरी को, शायद 5 को ही कर दिया हो, शायद 5 को भी ना करा हो, 6 को कर दिया हो। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है ना। तो देखो ये प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर आपने जो पहले आपको सेक्शन 31 पढ़ना है, सेक्शन 31 बोलता है कि सप्लायर सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज शॉल इश्यू अ इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ, या तो इस 5 तारीख से पहले या 5 तारीख को ही। ये क्या है? ये डेडलाइन है। ये क्या है? डेडलाइन है एज पर अंडर सेक्शन 31। कि या तो आप 5 तारीख से पहले या 5 तारीख को इनवॉइस इशू कर दो इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। यहां पे रिमूवल ऑफ गुड्स हुए क्यों? क्योंकि मूवमेंट है, जहां पे मूवमेंट है वहां रिमूवल आएगा। और जहां मूवमेंट नहीं होगी, लाइक हम ऐसी मशीनरी में, अगर मेरी बिल्डिंग में एक मशीन लगी है, मैं उसको बेचना चाहता हूं, तो वो इमूवेबल है, तो वहां पे हम देखेंगे कि जब मैं रिसिपिएंट को अवेलेबल करवा रहा हूं, जब रिसिपिएंट को मैं कह रहा हूं कि भाई आज 1 तारीख है, आज हमने डील कर ली, तो 5 तारीख को ये ले लियो, तो 5 तारीख से पहले पहले या 5 तारीख तक मुझे इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा इन केस ऑफ इमूवेबल गुड्स। ठीक है, ये जब भी मैं उसको अवेलेबल करवा दूं या डिलीवरी के लिए रेडी करवा दूं। अच्छा समझिएगा, ये प्रोविजन बोलता है कि आपको इनवॉइस डेट देखनी है कि डेट ऑफ इनवॉइस ड्रॉन बाय सप्लायर। अब हो सकता था मैं 1 जनवरी को कर दूं और 5 तारीख को करूं, तो फिर तो जो ये 5 तारीख वाला प्रोविजन है जो बोलता है मुझे रिमूवल ऑफ गुड्स के टाइम पे आपको इनवॉइस करना है, तब तो सेक्शन 31 तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही इनवॉइस रेडी कर दिया है। भाई गवर्नमेंट कहता है मुझे जितना जल्दी पैसा मिले उतना बढ़िया है। अब गवर्नमेंट ने बोला भाई 5 तारीख तक तुम कर देना, हमारा सप्लायर इतना अच्छा था उसने 1 तारीख को ही कर दिया, तो गवर्नमेंट कहता है वाह मेरे पास 4 दिन पहले ही पैसा आ गया जीएसटी का, ये तो अच्छी बात है। अगर मैं 2 को करता हूं तब भी ठीक है, वाह 2 दिन पहले आ गया, वाह 1 दिन पहले आ गया, गवर्नमेंट बोलेगी वाह। तो अगर 5 तारीख को ही करता हूं तब भी कहेगी भाई देख 5 तारीख को तूने गुड्स रिमूव करे हैं, अब तो तुझे करना ही पड़ेगा, तेरे पास कोई चारा नहीं है।
अगर मैं 6 तारीख को इनवॉइस इशू करता हूं ना, 6 तारीख को, और सामान 1 तारीख पहले उसको दे देता हूं, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। ये डेडलाइन है मेरी। सेक्शन 31 बोलता है कि जब गुड्स आप रिमूव कर दो तो वही आपकी डेडलाइन होगी, और उसके बाद आप इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बोलता है ये वाला प्रोविजन। अब हो सकता है कि मैं 5 तारीख को गुड्स रिमूव करना हो, मैं अच्छा आदमी हूं, मैंने इनवॉइस जल्दी ड्रॉ कर दिया हो, तो फिर डेट ऑफ इनवॉइस ड्रॉन बाय सप्लायर, ठीक है ना। बट मैं बुरा आदमी हूं, गवर्नमेंट मुझे डंडा दिया, गवर्नमेंट ने बोला कि तू बहुत बुरा आदमी है, तो जब रिमूव करेगा तब इस गुड्स को क्या कर दे, तू उसका इनवॉइस ड्रॉ कर दे। तो अगर मैं अच्छा आदमी हूं तो मेरा ये जल्दी होगा, बुरा आदमी हूं तो मेरा ये होगा। तो दोनों तरह के लोग होते हैं। तो विच एवर इज अर्लियर फ्रॉम दिस, विच एवर इज अर्लियर, या तो मैं 1 तारीख को ही गुड्स का वो कर दूंगा इनवॉइस रेडी, तो वो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, या मैं ये कर दूंगा इनवॉइस अपने आप ड्रॉ नहीं करूंगा, मुझे प्रोविजन मेरे ऊपर लग जाएगा, तो ये अर्लियर हो जाएगा। तो विच एवर इज अर्लियर उसको हम कंसिडरेशन मान लेंगे अभी के लिए। कंसिडरेशन मतलब कि रख लेंगे उसको, हम टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस के उसमें मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई उसको हम मान लेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ, अबे अब हमें कवर करना है पेमेंट रिसीव्ड की डेट। ये तो हेड है। अच्छा एक बात बताइए, पेमेंट रिसीव में हम देखेंगे कि बैंक क्रेडिट कब हुआ, या बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी नोट हमने कब कर दिया। अच्छा समझना इसका मतलब क्या है। जब रिसिपिएंट हमें पैसा देगा, हो सकता है वो पैसा सपोज करो 6 जनवरी को आए, ठीक है, हम बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री 7 जनवरी को करें, हो सकता है रात को पैसे आए अगले दिन हमने वो करा, तो पॉसिबिलिटी है इसमें, है ना, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले नोट कर दिया हो, बैंक क्रेडिट बाद में है, हमने बोला कि चेक लग गया, चेक 3 दिन में क्लियर होगा, पर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो आज एंट्री कर दी ना, 3 दिन का थोड़ी ना वेट करेंगे, तो उस टाइम ये जल्दी हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उसको लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, ये इसका टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, ये इसका टाइम ऑफ सप्लाई आ गया। अब जो ये 2 बचे हैं ना, ये एक तो इससे रिजल्ट आया इन दोनों कंपेयर करके, और इससे रिजल्ट आया इन दोनों कंपेयर करके। अब इन दोनों डेट को कंपेयर किया जाएगा आखिरी में, और इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो बनेगा आखिरी में जाके टाइम ऑफ सप्लाई। ये जो मैंने तुम्हें बताया ना, ये बुक में कम से कम 20 पेज का गिवन है, सिर्फ एक सबसेक्शन, और इसके अभी 5 सबसेक्शन और रहते हैं, तो सोचो इसका कितना डीप एक्सटेंट है। इस वीडियो के लिए इतना ही है कि हमने सबसेक्शन 2 सबसेक्शन कवर किए। सबसेक्शन 1 तो सीधा बोलता है कि भाई जो टाइम ऑफ सप्लाई इज डिसाइडेड फॉर द गुड्स एज पर सच सबसेक्शंस, ये लाइन बोलता है बस। मेंस कहानी सबसेक्शन 2 से शुरू है। आज हमने सबसेक्शन 2 खत्म किया, कल हम सबसेक्शन 3 फॉर रिवर्स चार्ज खत्म करेंगे। फिर सबसेक्शन 4 देखेंगे जो हमें बताएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स कब होगा इन केस ऑफ वाउचर्स। फिर सबसेक्शन 5 देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रेजिडेंशियल केसेस, whether periodical return is to be filed or not, और लास्ट देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडिशन लाइक पेनल्टी, लेट फीस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा इन सेक्शन 12 सबसेक्शन 6। अब तब तक के लिए ये वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आएगी कल।